हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस नॉलेज। तो आज के सेशन में हमारा जो मॉड्यूल है लर्निंग एंड टीचिंग, इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस सेशंस में हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स और ऐसे की टर्म्स जो थे हमने डिस्कस करे थे। ठीक उसी तरीके से इस सेशन में हम कुछ और नए की टर्म्स और नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं, जिसके चलते आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा हो पाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि जो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। सिलेबस इज एन एनेक्चर टू करिकुलम, यानी कि सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम के परिशिष्ट है, अलग चलता है थोड़ा सा। तीसरा ऑप्शन है, करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, यानी कि पाठ्यक्रम एक विश्वविद्यालय से संबंध सभी इंस्टीट्यूशन में समान है, सिमिलर है। फोर्थ ऑप्शन इज द सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा करेक्ट, सबसे ज़्यादा सही स्टेटमेंट लगा वो है ऑप्शन नंबर 1, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवैल्यूएशन, यानी कि इन सभी चारों ऑप्शंस में से इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का कौन संकेत दे रहा है। राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, यानी कि राम के 200 में से 45 मार्क्स आए हैं। मोहन जो है उसके 38% मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन। और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये कहीं ना कहीं जो तीनों स्टेटमेंट है ये आफ्टर इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, यानी कि इसके चारों के ऑप्शन के अंदर कौन सी चीज़ से टीचिंग स्किल्स जो है देखी जाती है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम ध्यान से देखें, टीचिंग स्किल्स के अंदर ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी आता है, क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न करना भी आता है, एक्सप्लेनिंग यानी कि कंसेप्ट को अच्छे से व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना भी आता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इन तीनों को मिला के ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावशाली कब होता है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण अभ्यास के दौरान। आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षण अभ्यास के बाद। फोर्थ ऑप्शन इज ऑलवेज। तो अगर हम ध्यान से देखें, माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान ही जो माइक्रो टीचिंग करी जाती है, तब उसका इफेक्टिवनेस यानी कि ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू, यानी कि शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों का बौद्धिक मानक बढ़ाना है। दूसरा ऑप्शन है इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों का शारीरिक मानक में सुधार लाना है। तीसरा है हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों को सर्वांगीण विकास में सहायता करना। चौथा ऑप्शन है इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के अंदर मूल्य प्रणाली को सोखना। तो अगर हम ध्यान से देखें, टीचर के प्राइमरी ड्यूटी यानी कि प्राथमिक कर्तव्य ये है कि वो स्टूडेंट्स को ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करे, सर्वांगीण विकास में सहायता करे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जो कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज, यानी कि एक अच्छे शिक्षक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं। साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु का सबसे अच्छा, सबसे ध्वनि ज्ञान होना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, यानी कि छात्रों के कल्याण के लिए चिंता। चौथा ऑप्शन है इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि प्रभावी नेतृत्व गुण। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक सही टीचर वही है जो अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु का ध्वनि ज्ञान, अच्छा ज्ञान। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है By which of the following methods true evaluation of student is possible, यानी कि कौन से विधि के द्वारा छात्रों का सही मूल्यांकन संभव है। पहला, इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन। इवेल्युएशन ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि साल में 2 बार मूल्यांकन करना। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, यानी कि सतत मूल्यांकन जो हर क्लास के बाद चलता ही रहे। चौथा ऑप्शन है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यानी कि औपचारिक मूल्यांकन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, यानी कि सतत मूल्यांकन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन के द्वारा ही हर क्लास के बाद ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से कंसेप्ट को समझ रहे हैं और क्या उनमें कमी रह रही है। तो उसके चलते हम अपने मेथड्स को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज क्लासरूम टीचिंग इज, यानी कि कक्षा शिक्षण में सफल संचार क्या है, सर्कुलर, रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल या इन्फ्लुएंशियल। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर, तो जब तक टीचर इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन नहीं करेगा अपने बच्चों के साथ, तब तक बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे, मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो कम रहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इन्फ्लुएंशियल, यानी कि प्रभावशाली संचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है CIET स्टैंड्स फॉर, यानी कि CIET का फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है। तो ये टोटली डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि हमें ये बताता है CIET का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी स्थान जो है उसको CIET का नाम दिया गया है। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, यानी कि सीखने का सबसे उपयुक्त, सबसे सही अर्थ क्या है। एक्विजिशन ऑफ स्किल, यानी कि कौशल का अधिग्रहण। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का संशोधन करना। पर्सनल एडजस्टमेंट, यानी कि व्यक्तिगत समायोजन। चौथा ऑप्शन है इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की वृद्धि। तो अगर हम सही एप्रोप्रिएट मीनिंग की बात करें लर्निंग की, तो हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के चलते पता चलता है कि हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि प्रभावी शिक्षण किस चीज़ का कार्य है, किस चीज़ से पता चलता है। टीचर सेटिस्फैक्शन, यानी कि शिक्षक की संतुष्टि। टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, यानी कि शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। तीसरा ऑप्शन है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जो शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि छात्र समझे अपने कंसेप्ट को, उनको समझने की सुविधा दे, तो उससे इफेक्टिव टीचिंग निकलती है। या ऑप्शन नंबर डी, टीचर लाइक्स फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि शिक्षक पेशेवर उत्कृष्टता के लिए पसंद करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक सही टीचिंग, सही शिक्षण वही है जहाँ पर टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को हर कंसेप्ट याद कराता है, सिखाता है, उनको समझने की सुविधा देता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज, यानी कि कक्षा संचार जो है वो किस तरीके से माना जाता है। इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी। कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। इफेक्टिव, यानी कि मिलनसार। चौथा ऑप्शन है सिलेक्टिव, यानी कि चयनात्मक। तो हमारा जो सही आंसर है वो है इफेक्टिव, यानी कि एक क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर बच्चे टीचर से इफेक्ट होते हैं और एक दूसरे के कंसेप्ट, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के इफेक्टिव होते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेटली उनके बिहेवियर में चेंजेस, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसर्टेन यानी कि नैदानिक मूल्यांकन का क्या पता चलता है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन। लर्नर्स प्रोग्रेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों के दौरान प्रगति और असफलता किस चीज़ से हो रही है उनको देखना। डिग्री ऑफ अचीवमेंट एट द इंस्ट्रक्शन एट द एंड यानी कि अंत में निर्देशों की उपलब्धियों कितनी ज़्यादा मिल रही हैं वो चीज़ें देखना। चौथा ऑप्शन है कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, उनके कारण क्या है, उनके उपचार क्या क्या है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उपचारों पे ज़्यादा काम करता है, जो जो समस्याएं आती हैं उनको ठीक करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो कि है अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर पर्पस यानी कि उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर किस उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है? मेकिंग सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब यानी कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए चयन करना। सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स यानी कि किसी कोर्स के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर यानी कि जितने भी छात्र हैं उनके मजबूती उनके कमजोरी के बारे में जानना। एक्सेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करना यानी कि लर्निंग के बाद कितने अच्छे तरीके से लर्निंग प्रोसेस पूरा हुआ है उसको ध्यान देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? नोइंग जानना, अंडरस्टैंडिंग समझना, एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना, चौथा इवैल्यूएटिंग यानी कि मूल्यांकन करना। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो इवैल्यूएटिंग यानी कि मूल्यांकन करने से पता चलता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यानी कि शिक्षण सहायता का उपयोग किस आधार पर उचित है? अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन क्लासरूम यानी कि क्लासरूम में छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम यानी कि अनुशासनहीनता को कम करना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स फॉर स्टूडेंट यानी कि छात्रों को सीखने के परिणामों को और ज़्यादा बढ़ाना। इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग यानी कि सीखने के कार्यों में छात्रों को प्रभावी सहभागिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जब तक बच्चों को इफेक्टिव एंगेजमेंट नहीं मिलेगा लर्निंग टास्क में, अधिगम क्रियाओं में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक टीचिंग एड्स जो है जस्टिफाइड नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द यानी कि शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक कौन सा है? सोशल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी यानी कि सामाजिक व्यवस्था। इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक स्थिति। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था। एजुकेशनल सिस्टम यानी कि शैक्षिक प्रणाली। तो अगर हम इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एजुकेशन सिस्टम यानी कि हमारी शैक्षिक प्रणाली की वजह से ही ये पता चलता है कि हमारा जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या क्या उसमें कमी रह रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव यानी कि किस शिक्षण पद्धति में शिक्षा को भागीदारी बनाने के लिए इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है? डिस्कशन मेथड यानी कि चर्चा विधि। बस सेशन मेथड यानी कि तर्क विवाद में। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड यानी कि विचार मंथन सत्र विधि। या प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि। तो अगर हम बात करें लर्नर का पार्टिसिपेशन की जहाँ पर बात होती है, जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा सक्रिय बनाया जाता है, तो ये होता है डिस्कशन मेथड में यानी कि चर्चा विधि में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं जो कि है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ यानी कि शिक्षण प्रभावशीलता किस संबंध में आंका जाना चाहिए? कोर्स कवरेज यानी कि कितनी पढ़ाई हो रही है पर्टिकुलर टाइम में। स्टूडेंट इंटरेस्ट यानी कि छात्रों की रुचि।
लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्रों के सीखने का परिणाम, या ऑप्शन डी यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम यानी कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इफेक्टिवनेस हमें तभी पता चलता है जब लर्निंग आउटकम्स पता चलती है हमें बच्चों से कि सीखने के बाद क्या परिणाम रहा है बच्चों का। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लिविंग इज यानी कि सहकारी अधिगम का सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है। इफेक्टिव लर्निंग यानी कि प्रभावी शिक्षा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यानी कि सकारात्मक अन्योन्याश्रय, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम ध्यान दें कि कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यानी कि सकारात्मक अन्योन्याश्रय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ ही आज हमने काफ़ी सारे MCQs डिस्कस करे और साथ ही साथ आई होप आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।